नमस्कार। मैं पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ टू लूज वेट। एक्चुअली ये मेरे जो पार्ट्स हैं ये है हाउ टू मैनेज योर बॉडी, वेट मैनेजमेंट के ऊपर में है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पाचन तंत्र बताया था, सेकंड पार्ट में प्रोटीन, अब मैं थर्ड पार्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट डिस्कशन करूंगा। हमने देखा है कि बॉडी को मैनेज करने के लिए, बॉडी को पोषण के लिए हमको तीन तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ती है बेसिकली। वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमको अपने शरीर को, बॉडी को मेंटेन करने के लिए 30% हमारा एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है और 70% फूड पर। जब हम खाने की बात करते हैं तो हमको देखना होता है कि खाने में हम क्या खाते हैं। खाने में हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेते हैं। तो इन चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। प्रोटीन्स के बारे में हम पहले देख चुके हैं। हम देख रहे हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों 1 ग्राम प्रोटीन लें या 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट्स लें, एनर्जी हमको दोनों बराबर मात्रा में मिलती है, 4 कैलोरीज की। फैट जब हम लेते हैं तो उससे कैलोरीज हमारे डबल मिल जाती है, 9 कैलोरीज मिलती है, सेम अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट। तो हमको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन में डिस्कस कर चुका हूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैं देखना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये थोड़ा सा जल्दी पाचन हमारे शरीर में हो जाता है। इसके अलावा हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन होते हैं, बहुत कम मात्रा में ये आवश्यक होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम्स और माइक्रो मिलीग्राम्स। तो मैं देख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन करूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? ये शर्करा है। शर्करा मतलब मीठी चीज। कोई भी चीज जिसमें मीठापन होता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे सरल फॉर्म जो होता है मोनोसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड जो होता है पाचन के समय ये पहले मोनोसेकेराइड में बदलता है, तब ये ग्लूकोज में बदलता है। पॉलीसेकेराइड होते हैं जो पहले डाइसेकेराइड में बदलेंगे और डाइसेकेराइड के बाद मोनोसेकेराइड में बदलेंगे और फिर ग्लूकोज में बदलेंगे। सबसे ज्यादा पाचक जो होते हैं मोनोसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ये रेडिली डाइजेस्टिबल है, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जब हम बीमार होते हैं या पाचन तंत्र खराब होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी मिले और हमें ताकत महसूस हो। ऐसी स्थिति में अगर हमको डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड दे देंगे, कॉम्प्लेक्स फूड दे देंगे, तो जब उसका पाचन तंत्र काम ही नहीं कर पा रहा है, तो वो पचा ही नहीं पा रहा है, तो पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में, उसे एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी और उनको बचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी और उसकी पोजीशन और खराब हो जाएगी। इसलिए हमको वो रेडिली डाइजेस्टिबल ग्लूकोज हमको डायरेक्ट चढ़ाया जाता है ना। डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स होते हैं फ्रुक्टोज और सुक्रोज। फ्रुक्टोज फलों में होता है, शहद में होता है। सुक्रोज हमारा गन्ना और चीनी में होता है। पॉलीसेकेराइड जो होता है इसके एग्जांपल्स हैं सेल्यूलोज और काइटिन। काइटिन तिलचट्टे के बाहरी जो कवर होता है, जो कड़ा होता है, उसको काइटिन कहते हैं। इसी प्रकार मछली के जो फ्रंट का पोर्शन, जिसमें ऊपर का कड़ा भाग होता है, हार्ड शेल होती है, उसको काइटिन कहते हैं। ये डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। सेल्यूलोज पेड़ की छाल में होता है। दिस इज ऑल्सो नॉट डाइजेस्टिबल। यह हमारे मानव के लिए फूड नहीं होता है। फिर भी पॉलीसेकेराइड हमारे और कुछ बहुत से प्रकार और भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स से जो बॉडी में जो हमको कैलोरीज हम खाने से मिलती हैं, जो एनर्जी मिलती है, उसको हम काम करके खर्च करते हैं। और जो सरप्लस एनर्जी जिसको हम खर्च नहीं कर पाते हैं वो हमारे शरीर में फैट में कन्वर्ट हो जाती है और चर्बी दर चर्बी हमारे शरीर में जमा हो जाती है। इसी को हम ओबेसिटी, मोटापा कहते हैं। जब हमको फैट लूज करना है तब हमको खाने से जो एनर्जी मिलती है, खाना इतना खाना है कि एनर्जी हमको कुछ कम रहे। मान लीजिए हमने 1600 एनर्जी खाने कैलोरीज का एनर्जी खाना खाया, तो हमको वर्क 2000 कैलोरी का करना है। तो जो एक्स्ट्रा 400 कैलोरी हमारे बॉडी को जो रिक्वायर्ड होती है वो हमारे बॉडी की चर्बी से खींचती है, निकालती है और पूरी चर्बी को गलाती है। तब हम दुबले हो पाते हैं। हमारे बॉडी से चर्बी निकालने के लिए हमको खाने को कंट्रोल करना आवश्यक इसीलिए हो जाता है। अब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ या फैट लॉस की बात जब मैं डिस्कशन करूंगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा मुंह में ही हो जाता है। इसमें जो स्टार्च होता है उसको टाइलिन और डाइस्टेज नाम के दो एंजाइम है, जब मुंह में हम खाने को चबाते हैं यहीं पर इसका पाचन कर देते हैं। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज में कन्वर्ट होने से ये हमको मीठापन लगता है। और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारी
छोटी आंत में होता है ना, छोटी आंत में जाकर के सारा कार्बोहाइड्रेट हमारा पच जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमने ये देख तो लिया है, इसका पाचन हमारा जल्दी होता है, एनर्जी हमको मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अब मैं देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स के तीन जो फॉर्म है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को भी देखें हम, ये तीनों ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। अल्टीमेटली जो कन्वर्जन है ग्लूकोज में होता है और उसी से हमको एनर्जी मिलते हैं। कुछ फूड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज्यादा होता है, उसके एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। केला है, आम है, सेब है, तरबूज है, ग्रेप्स है, अंजीर है, जामुन है, खजूर है, किशमिश है, राजमा है, हरे चने। इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ केला और आम भी है और यहाँ पे राजमा और हरे चने भी है। तो अब हमें यहाँ पे यह सेलेक्ट करना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमको लेना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा धीरे से आगे हम डिस्कशन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन से हैं, ये तो हमने जान लिया है, और कौन सा हमको लेना है। तो हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स में तीन प्रकार के चीजें होती हैं, स्टार्च, शुगर और फाइबर, तीनों होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको वो लेना है जिसमें स्टार्च और शुगर ना हो, जिसमें फाइबर हो। तो फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स हमको लेना है। तो कार्ब्स आर फाउंड होल, जो हमारा पूरा अनाज होता है, होल ग्रेन मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा प्रोसेस नहीं है, वो है वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स इनमें होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को एनर्जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो मसल्स हैं उनको काम करने के लिए जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमको फाइबर रिच फूड लेने के लिए रिकमेंड किया गया है। फाइबर रिच फूड को हमको लेना है जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन नट्स। न्यूट्रिएंट डेंस सोर्स ऑफ कार्ब्स, हमको वो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाए। क्योंकि खाने में हम अलग अलग नहीं खा सकते कि अभी हम विटामिन खा रहे हैं, अभी कार्ब खा रहे हैं, फिर प्रोटीन खाएंगे ना। एक फूड है उसमें विटामिन भी मिलेगा आपको, कार्ब्स भी मिलेंगे आपको, और आपको मिनरल्स और विटामिन भी मिलेंगे। तो आपको फूड सेलेक्ट करना है कि हमको कौन सा फूड को लेना है, और यही सिलेक्शन अगर हमारा सही हो जाता है तो हमारे लिए वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमको ये कहा गया है कि हम हाई स्टार्च या हाई शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है। इससे हमको आलस आता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, तो हमारी फिजिकल, हमको आलस आएगा, तुरंत नींद आएगी, हमें क्रॉनिक डिजीजेस भी हो जाती हैं इनसे, और हमारे फैट इसमें बढ़ता है। तो अगर मैं कहूंगा कि हमको कार्ब्स वो लेने हैं जिसमें फाइबर और अदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में हो। स्टार्च रिच और शुगर रिच कार्बोहाइड्रेट्स हमको नहीं लेने हैं। अब जब मैं ये बात कर रहा था तो मेरे पास, जब मैंने पार्ट 2 रिलीज किया था, तो एक छोटी सी क्वेरी मेरे पास आई थी कि मैंने पार्ट 2 में ये बताया कि आदमी का जितना वजन होता है उतने ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट्स, जितने केजी वजन होता है उतने ग्राम हमको प्रोटीन लेना है। तो उनका ये कहना था कि हमको प्रोटीन तो लेना आपने बता दिया, हमको ये बताया जाए कि हमको कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला है, हेनरी बेंडिक्ट फार्मूला है ये। इट वाज रिवाइज्ड बाय रोजा एंड शिजगल इन 1984। तो दो फार्मूले दिए हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग फार्मूला है और पुरुषों के लिए अलग फार्मूला है। इसमें लिखा है BMR इज इक्वल टू 88.362 प्लस 13.397 इंटू डब्ल्यू प्लस 4.799 इंटू एच माइनस 5.677 इंटू ए। यहाँ पे डब्ल्यू है बॉडी वेट इन केजी, एच है हाइट इन सेंटीमीटर, ए है एज इन ईयर्स। हम देख रहे हैं कि वेट जितना ज्यादा होगा उसकी बीएमआर की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी, हाइट जितनी ज्यादा होगी बीएमआर की रिक्वायरमेंट उसकी उतनी ज्यादा होगी, एज बढ़ने से बीएमआर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब बीएमआर है क्या? बीएमआर ये है कि हम जब जिंदा रहने के लिए जो हमको बेसिक एनर्जी प्रतिदिन की रिक्वायर्ड हो, जितनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा की हमको जरूरत है सांस लेने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सेल के प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए, वो हम कहते हैं बीएमआर। तो प्रतिदिन की ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता हमें जीवित रहने के लिए जो है उसको हम कहते हैं बीएमआर। तो बीएमआर हमारा बॉडी वेट बढ़ने से बढ़ता है, हाइट बढ़ने से ज्यादा मांगता है, उम्र के साथ बीएमआर हमारा कम होता है। तो यहाँ पे एक बात निकल करके आ रही है कि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि आपका बीएमआर हाई होना चाहिए वेट लूज होने के लिए।
तो बीएमआर हाई कैसे होता है कि जो बेसिक जो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए है वो हम बीएमआर कहते हैं। तो इस बीएमआर को हमको बढ़ाएंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी मसल्स, हमारा शरीर थकता है और वो हमसे ज्यादा एनर्जी की मांग करता है, तो उस दिन हमारा बीएमआर बढ़ा हुआ रहता है। तो वो बीएमआर बढ़ने से हमारा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है और हमको वेट लॉस होता है। तो योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, रनिंग करने से फायदा क्या होता है? हमारा बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर क्या है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट, हमारी डेली की एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी बढ़ जाती है। तो ये दो फार्मूले मैंने आपको बताए महिलाओं और पुरुषों के लिए। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो मैंने अपना है, एक महिला जिसकी हाइट 5 फीट 3 इंच है और वजन 68 किलो है और आयु 58 वर्ष, इनके लिए मैंने बीएमआर की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया है। छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं महिला का वेट 68 किलोग्राम है, डब्ल्यू 68 हो गया, हाइट 5 फीट 3 इंच है, तो एच हो गया 160.02 सेंटीमीटर। यहाँ इंचेस को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। ए है उसका एज इन ईयर्स, आयु 58 वर्ष है। इन सारी वैल्यूज को बीएमआर के फार्मूले में लिखा, महिला वाले फार्मूले में, तो बीएमआर आया हमारा 1321 कैलोरीज का। अब ये तो है बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बीएमआर की आवश्यकता। यदि आप कुछ काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग का वॉक करेंगे, तो आपका बीएमआर बढ़ के आएगा, डेली की रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज्यादा होगी। तो अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन ने दो फैक्टर्स दिए, 1.2 से 1.5 से इस बीएमआर को मल्टीप्लाई करने से हमारा डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा आता है। तो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर उनको 1.4 से, इस बीएमआर को मैंने 1.4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 1.4 से मल्टीप्लाई करने पे हमको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट आया 1849 कैलोरी प्रतिदिन का हमारा आ रहा है। तो हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट उस महिला के लिए जिसकी हाइट 5 फीट 3 इंच है, वजन 68 किलोग्राम है, आयु 58 वर्ष है, 1849 कैलोरीज आई है। अब इनको क्या चाहिए? प्रोटीन, जैसा कि उनका वेट 68 किलो है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 68 ग्राम हो गई, दैट्स ओके। फैट है, अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन का ये कहना है कि पर डे हमको जो कैलोरीज मिलती है उसका 30% पार्ट हमारा फैट से आना चाहिए। तो कैलोरी हमको आवश्यकता है 1849, इसका 30% आता है 555 कैलोरी। तो 555 कैलोरी एनर्जी हमको फैट से मिलना चाहिए। हमको मालूम है 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी एनर्जी देता है, तो हमारा इतने कैलोरी के लिए 555/9 बराबर 62 ग्राम फैट की आवश्यकता होगी। तो हमने देख लिया प्रोटीन 68 ग्राम है, फैट 62 ग्राम है। अब देखें कार्बोहाइड्रेट्स, डेली की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे 45 से 65% हिस्सा हमको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। तो हम मान लीजिए उसको, इस महिला के लिए मैं 60% लेता हूं, तो उस महिला को 60% कैलोरीज हमको कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। उनका डेली का रिक्वायरमेंट हमारा 1849 है, तो 1849 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो यह है 1109 कैलोरी। 1109 कैलोरी एनर्जी उनको उससे लेनी है कार्बोहाइड्रेट से। हमको मालूम है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, या 4 कैलोरी एनर्जी के लिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो 1109 के लिए कितना होगा? 1109/4 बराबर 277 ग्राम। तो देखा हमने कि उस महिला को 68 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, 62 ग्राम फैट की आवश्यकता है और 277 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है। तो उनको हमको इस प्रकार से भोजन हमको देना है। अब हमने ये देख लिया कि कितना हमको फैट की आवश्यकता है, कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा सा ये भी देखना चाहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, वो भोजन की वस्तुएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, उसके एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हैं। एग है, सी फूड है, एवोकेडो है, स्ट्रॉबेरीज है, ग्रेप्स है ना अंगूर, इनमें कार्ब नहीं होता है। एप्रिकॉट, ऑलिव, कार्ब्स नहीं होते हैं। बादाम, अखरोट, मूंगफली, चीज, योगर्ट, ऑलिव ऑयल, कोकोनट यानी नारियल, एवोकेडो ऑयल, पानी, कॉफी और चाय इनमें नहीं होता है। मैं बताऊं, चाय और कॉफी हम दूध की पीते हैं, तो दूध में कार्बोहाइड्रेट्स की होता है, तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है, चीनी मिलाते हैं कार्बोहाइड्रेट जाता है। डार्क चॉकलेट, यहाँ डार्क चॉकलेट में बताना चाहूंगा, बच्चों को जो हम चॉकलेट इंडिया में देते हैं वो चॉकलेट नहीं है। उसमें चॉकलेट मिली होती है, चॉकलेट के साथ काफी मात्रा में उसमें शक्कर मिला दी जाती है,
जिसके कारण से उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। प्योर जो चॉकलेट होता है काफी कड़वा होता है। यूरोपियन कंट्रीज में जो चॉकलेट्स मिलती हैं उसमें ये लिखा होता है कि इसमें 90% चॉकलेट है, 80% चॉकलेट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से किस तरह का आप ले सकते हैं, आप चॉकलेट परचेस करके खाते हैं। चॉकलेट एक ब्रेन फूड होता है, बहुत फायदेमंद चीज है, बट इंडिया में जो हमको 5 स्टार और इस तरह की चीजें हम खाते हैं जिसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो चॉकलेट हमें उतना फायदा नहीं करता है, कुछ नुकसानदायक ही हो जाता है। तो हमको ये चॉकलेट का मतलब समझना है। मशरूम, बेल पेपर और काले, इस भी में भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। अब हमको डॉक्टर सामान्य रूप से ये कहते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को खाना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट का सेवन आप करें। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? जब हम कोई केला खाया, मान लीजिए हमने 100 ग्राम केला खाया, उसके 2 घंटे बाद ब्लड शुगर का लेवल देखा तो वो हमारा 160 आया। और दूसरी चीज हमने सेब खाया, 2 घंटे के बाद हमने ब्लड शुगर देखा तो वो हमारा 100 आया। तो हम देख रहे हैं कि केले से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ रहा है, सेब से ब्लड शुगर धीमे बढ़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसके लिए एक नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर हर एक खाने की चीज के लिए अलॉट कर दिया गया है। और जो ग्लूकोज होता है, प्योर जो ग्लूकोज होता है, उसको 100 नंबर दिया गया है। तो मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ग्लूकोज इज 100। इसके कंपैरिजन में बाकी चीजों में कितना शुगर राइज होता है हमारी बॉडी के, उसके हिसाब से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को असाइन किया गया है। तो व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? इट इज यूज्ड टू मेजर हाउ मच ए स्पेसिफिक फूड इंक्रीजेज योर ब्लड शुगर लेवल। एक पर्टिकुलर फूड जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को किस तरह से बढ़ाता है। अब इससे दिक्कत क्या होती है, जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को लेते हैं तो 2 घंटे के बाद हमारे ब्लड शुगर का लेवल एकदम से तेजी से राइज करता है। ब्लड शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन को सीक्रेट करती है। तो अगर जिस तेजी से हमारा ब्लड शुगर बढ़ रहा है उसी तेजी से इंसुलिन हमारे बॉडी को मिल जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट उस तेजी से इंसुलिन नहीं मिल पाता है। तो ये जो डिफरेंस हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का रह जाता है, ये एक तरह से बॉडी में शुगर का इम्बेलेंस क्रिएट करता है जो हानिकारक है। इसलिए हमको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखना जरूरी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई वाला फूड है तो उसकी क्वांटिटी हमको कम रखनी है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की क्वांटिटी हम बढ़ा करके ले सकते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स को वाले फूड को 3 भागों में बांटा गया है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, मॉडरेट और हाई। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है तो लो, 56 से 59 नंबर अगर उसको असाइन है तो मॉडरेट, और ग्रेटर देन 70 है तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है। तो हमको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड को लेना है। इससे हमको फायदे क्या होते हैं? हमारा जो ब्लड शुगर है वो हमारा प्रॉपर रहता है, रेगुलेट रहता है। हमारा वेट लॉस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारा कम होता है। अब मैं कुछ फूड्स बताऊंगा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। ये टेबल्स मैंने नेट से ही सर्च करी हुई है, आपके रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ। एप्पल का सबसे कम होता है 36, और वाटरमेलन तरबूज का सबसे ज्यादा होता है 76। तो ये लिखा है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, डेट्स, पिन, खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 है, संतरे का 43 है, केले का 51 है, आम का 51 है, ब्लूबेरीज का 53 है, पाइनएप्पल का 59 है, तरबूज का 76 है। तो ये इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। एप्पल का सबसे कम होता है, तो एप्पल सबसे अच्छा है खाने के लिए। अब केला भी जो है, केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर केला कच्चा है तो उसका 36 है, पका है तो 51 है। जैसे जैसे हमारा केला ज्यादा पकता जाता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता चला जाता है। बहुत ज्यादा पका हुआ केला हमको अवॉइड करना चाहिए। अब हम सब्जियों की बात करें तो गाजर, बॉइल्ड, उबली हुई गाजर का 39 सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आलू, बॉइल्ड आलू का सबसे ज्यादा है, 78 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। शकरकंद का 63 है, कद्दू का 74 है। तो हम देख रहे हैं कि गाजर हमारे सेवन के लिए बहुत अच्छी है, और आलू हमको अवॉइड करना है, स्पेशली फॉर डायबिटिक पर्संस। स्वीटनर्स का देखें, फ्रुक्टोज जो होता है, जो फलों की शुगर शुगर होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होता है। इसलिए कहता है कि फल की शुगर नुकसान नहीं करती है। फल की शुगर धीरे धीरे कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, ब्लड शुगर में धीरे धीरे जाती है, तो उसको हमारा इंसुलिन धीरे धीरे डाइल्यूट भी कर देता है।
कोकोनट शुगर का 54 है, मैपल सिरप का 54 है, शहद का 61 है और टेबल शुगर का 65 है। सफेद चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, फलों का सबसे कम होता है, इसलिए फलों की शुगर हमको कम नुकसान करती है, नहीं करती है। अब हम आते हैं ग्रेन्स, अनाज पे। तो जो जौ होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है और सफेद चावल का सबसे ज्यादा 73 होता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जौ से चावल तक जाते हैं तो कुनोआ, पॉपकॉर्न, चावल और सफेद चावल। तो ब्राउन राइस तो कम होता है बट इसका भी 68 है, बहुत ज्यादा फायदेमंद ये भी नहीं है। तो डायबिटिक पर्सन को चावल अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, आलू अवॉइड करने के लिए जाता है। तो अगेन कार्ब डाइट हम ले रहे हैं तो लो कार्ब डाइट लें। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है ये समझ लिया आपने। अब डेयरी प्रोडक्ट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि सोया सोया जो है हमारे लिए सबसे अच्छा आइटम है। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम होता है। तो सोया से हमारा दूध बन जाता है, दूध हम इसका पी सकते हैं, साथ ही इसके बने हुए दूध से हम पनीर बना सकते हैं और वो भी हम खा सकते हैं। स्किम्ड मिल्क का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 37 होता है। यदि पूर्ण मिल्क है जिससे कुछ भी निकाला गया है तो उसका 39 हो रहा है। आइसक्रीम का 51 हो रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस तरफ से। इसलिए फलियां जो जिसमें दो पार्ट में जो डिवाइड हो जाती है उनको लेगुम्स या फलियां कहते हैं। इसमें सोयाबीन में सबसे कम होता है। अगेन पहले सोया मिल्क की बात करी थी और प्योर सोयाबीन, अगर फुल सोयाबीन की बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका मात्र 16 होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़ा सा होता है और प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। राजमा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, चने का भी 28 है, ये लो में आ रहा है, और मसूर की दाल। तो जितनी फली वाली चीजें हैं ये इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, प्रोटीन की मात्रा इन चीजों में सबसे ज्यादा होती है। तो आपको फैट लॉस प्रोग्राम में जाने के लिए इन भोजन की तरफ जाना उचित होगा।